चलो भाई शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की। किसकी करते हैं? ऑप्टिक्स। आप 11वीं क्लास में जब एंटर करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के बारे में बताया जाता है। फिजिक्स के दो टाइप होते हैं, एक तो मॉडर्न और एक क्लासिक। कैसा होता है? मॉडर्न और एक क्लासिक। क्लासिक फिजिक्स में अपन वो फिजिक्स पढ़ते हैं जो 19 से पहले की फिजिक्स होती है। जैसे गांधी जी का चश्मा। किसका चश्मा? गांधी जी का चश्मा 19 से पहले था क्या? हाँ था भाई, बिल्कुल बढ़िया था। तो चश्मे में क्या लगा होता है? लेंस। क्या लगा होता है? और लेंस की स्टडी करते हैं अपन किसमें? ऑप्टिक्स में। किसमें करते हैं? तो ये किससे की पहले की है? 19 से पहले की है। ठीक है। अब 19 से पहले की कहने के पीछे रीज़न भी है भाई साहब, ये क्लासिकल फिजिक्स में आती है। किस में आती है? क्लासिकल फिजिक्स में आती है। अब ऑप्टिक्स शब्द कहाँ से आया और ये कैसे जनरेट होता है? ऑप्टिक्स बेसिकली बनाया गया, जैसे आप बोलते हो ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हो? जैसे बाइनोकुलर्स क्या होता है आपका? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप, अरे बाइनोकुलर्स को मतलब समझते हो ना? क्या होता है? दूरबीन। अच्छा, दूरबीन को क्या कहते हैं तुम लोग? बाइनोकुलर्स कहते हैं ना। मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती जितनी तुम्हें आती है, ऐसा क्या? ठीक है। माइक्रोस्कोप हो गया, आपका जो आई लेंस हो गया। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसमें वर्जन आने लग गए कि ऐसे ऐसे टाइप के आगे जो आपको कांच दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी आपका लेंस के जैसे काम करेगा। आप सीधा अपने आँखों में भी उसको ट्रांसमिट कर सकते हो, जिसको बोलते हो ना आँखें अगर ब्लैक हो तो उसको ब्लू बना सकते हो, है ना? इसीलिए वो ब्लू आइज़ वाला गाना चला था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट होती है। किसकी स्टडी होती है? लाइट की। मतलब अगर लाइट को अपने को कैसे तो उसको ट्रांसमिट करना है, कैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है, कैसा उसका रिफ्रैक्शन होता है, कैसा इंटरफेरेंस होता है, कैसा डाइफ्रैक्शन होता है, ये सारे के सारे अपन फिनोमिना पढ़ते हैं। फिनोमिना पढ़ने के बाद अपने पास आता है इंस्ट्रूमेंट। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट। भाई लाइट के इंस्ट्रूमेंट क्या है? अभी लेंस क्या है? जिसको दूर का नहीं दिखता उसको दूर का दिखाना है तो बीच में लगा देते हैं एक लेंस। क्या लगा देते हैं? तो उसको किसका दिखने लग जाता है? दूर का। जिसको कम दिखता है उसको ज़्यादा दिखाना होता है, उसके भी आगे क्या ठोक देते हैं? एक लेंस। अरे बात एकदम क्लियर है। मुझे चांद नहीं दिखता लेकिन चांद को क्या करना है? करीब से देखना है, तो किसका यूज़ कर लेते हैं अपन? बाइनोकुलर्स का। अरे समझ में आ रहा है ना? मुझे भाई साहब आपका रक्त की कणिकाएँ देखनी है, छोटी छोटी, जिसमें से डीएनए भाग रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा? माइक्रोस्कोप। आपको कोरोना नहीं होगा मेरे को पता है, लेकिन कोरोना की जांच करनी हो और बड़ी छोटे लेवल पे करनी हो तो उसके लिए भी अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। मतलब सोचो कि कितनी छोटी सी कहानी से लेके कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखाता है। यदि आपको मिल्की वे अपनी गैलेक्सी देखनी है तो भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कब आपका एस्टेरॉयड नीचे गिरता है, कब क्या होने वाला है, सारे जितने भी अपने सैटेलाइट उन पर नज़र रखी जाती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी लाइफ में कितना रोल करते हैं, इसलिए अपने को ये 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ऑप्टिक्स। क्या पढ़ाया जाता है? क्योंकि बायो और मैथ्स यहाँ से अलग होती है। बायोलॉजी के वालों के लिए तो जीवन भर का काम है। माइक्रोबायोलॉजी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बहुत बढ़िया बेस्ड है। आपको माइक्रोस्कोप से तो आपका 12th में प्रैक्टिकल भी होते हैं। लीव्स का, लीव में आपको वो चलते हुए दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़े, कैसे उसमें काम होता है वो भी मुझे नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बेसिकली आप डेफिनेशन से क्या समझते हो? स्टडी ऑफ लाइट। अब भाई देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने जा रहे हो ना तो उसके पीछे आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। ये लाइट है क्या? बेसिकली आपने लाइट आज तक पढ़ी है नॉर्मल तरीके से, हाँ भाई ठीक है लाइट है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक, लेकिन ये लाइट आती कहाँ से और इसका फॉर्मेशन फिजिक्स में कहाँ से हुआ है? तो लाइट एक वेव होती है। क्या होती है बेटा? वेव। और तो वेव का अपन छोटा सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वेव आपने 11th क्लास में कुछ इस तरीके से पढ़ी होगी। ऐसी वेव होती है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। ऐसी वेव होती है ना? जिसको 11th नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ समझो, आपको बेसिक पूरा समझ में आएगा। ये वेव है। क्या है बेटा? वेव। अब वेव है तो देखो ये यहाँ से लगा के ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। यहाँ पे ये अपना कंप्लीट साइकिल पूरा करती है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। क्या बोलते हैं? तो इस साइकिल की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा को बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? एकदम बेसिक, क्लियर है ना? अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करना है वेव को, तो उसको टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। और एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन टी, और इसको बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? क्या तुमको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है?
ठीक है भाई, टाइम पीरियड हो गया। अब यहां से देखो किस वेलोसिटी से चल रही है, v। अच्छा, वेव लेके क्या चलती है? अभी मैंने अभी कुछ बोला, साउंड वेव, क्या आपके कानों तक गई? यस। तो क्या उसकी कुछ स्पीड है? यस। अच्छा, एयर में वो होती है 332 किलोमीटर पर हावर्स। कितनी होती है? क्या समझ में आया? ठीक है, तब चलो आगे और बढ़ते हैं। 332, उसके बाद में अपन और चर्चा करते हैं इसकी वेलोसिटी क्या लेके जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो एक साउंड वेव जनरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? साउंड वेव जनरेट कर रहा हूँ। साउंड वेव अगर जनरेट कर रहा हूँ तो तुम्हारे तक पहुँच रही है, तो ये साउंड वेव क्या लेके जाती है? वेव क्या लेके जाती है? वेव लेके जाती है एनर्जी। क्या लेके जाती है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक ट्रांसमिट करना, वो भी विदाउट एनी यूजिंग पार्टिकल। मैंने 11th में किसी बच्चे को पढ़ाया था अपने पहले वाले बैच को कि यदि मेरे को यहाँ से मुंबई एक मैसेज भेजना है, क्या भेजना है? मैसेज। तो एक तो मैं चिट्ठी का यूज़ करूँ, किसका यूज़ करूँ? चिट्ठी का यूज़ करूँ, तो आपके जो स्याही है, इंक की स्याही है, वो क्या वहाँ तक पहुँच जाएगी? तो क्या पूरा का पूरा पार्टिकल आपका मुंबई जा रहा है? अब मैं एक बार कॉल करूँ, बोलूँ हेलो हाई कैसे हो, कब मिलोगे, है कि नहीं? मुंबई तो यही करेंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मैंने यहाँ बोला हेलो हाई कैसे हो, तो क्या मेरा पार्टिकल वहाँ गया? क्या गई मेरी? साउंड। क्या गई? तो मेरी एनर्जी एक जगह से कहाँ चली गई? विदाउट एनी यूजिंग पार्टिकल। तो ये देखो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है जिसमें पार्टिकल को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए अपने को वेव एक अच्छा मीडियम है एनर्जी ट्रांसमिशन करने का। तो उसके 3 फैक्टर अपन पढ़ते हैं, वैसे तो होते ज़्यादा हैं, 3 फैक्टर यहाँ पढ़ते हैं, लैम्बडा, टी और एक होता है वी। अच्छा, मैं फिर से पूछूं कि वेव लेके क्या जाती है? एनर्जी। क्या लेके जाती है? वेव कैरीज द एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे वी क्या है बेटा? वेव वेलोसिटी। क्या चीज़? वेव वेलोसिटी। अच्छा, अब आपको पता है कि ये लेंथ हो गई, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये स्पीड हो गई। अपन बात करें कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अरे ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। और स्पीड कितनी है यहाँ पे? v, और टाइम कितना है? t। एकदम बात क्लियर है। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं f से और न्यू से। f से और दोनों जगह से अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/t। क्या होती है? 1/t। क्या होता है? टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड का इन्वर्स ही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? बात एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई। अब देखो यहाँ टी को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो v की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा अपॉन टी, और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? f। तो v की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? लैम्बडा f। कितनी हो गई? तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि लैम्बडा क्या, v क्या, t क्या और f क्या। बस मुझे यहाँ इतना ही बताना था, नहीं तो पूरा का पूरा 11वीं में चैप्टर है, उसको 15 दिन पढ़ते ही जाओ आप। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके पीछे पढ़ाने का रीज़न क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखो बेटा, समझते हैं वेव किसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वेव। अच्छा, वेव कितने टाइप की होती है? अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन, ट्रैवल करने के हिसाब से वेव कितने टाइप की होती है। उनको किस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर वेव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है मैकेनिकल वेव। कौन सी? मैकेनिकल। दूसरी होती है अपनी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा देखो, जो मैकेनिकल वेव होता है रिक्वायर्ड मीडियम। रिक्वायर्ड मीडियम मतलब ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसकी आवश्यकता हो? मीडियम की। सुनना मेरी बात, अगर यहाँ मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ, साउंड। अब क्या यहाँ पे कोई मीडियम है? यस, एयर। क्या मीडियम है? अगर मैं यहाँ से एयर मीडियम हटा दूँ और यही बात जाके आपको यही लेक्चर अगर अंतरिक्ष में दूँ, तो आपको मैं दिखाई दूंगा, मेरे होठ आपको ऐसे करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आवाज़ सुनाई मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नो मीडियम। वैक्यूम मतलब, तो क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल हो सकता है? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं होता है। मतलब साउंड वेव इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। अच्छा, तो ये किसका एग्जांपल है? साउंड वेव। साउंड। अब नॉन मैकेनिकल में क्या लिखोगे आप? नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड
मीडियम। बात एकदम क्लियर है भाई, समझ में आना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ई एम वेव। क्या होता है? ई एम वेव। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। लाइट इज अ पार्ट ऑफ ई एम वेव, आगे मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से। लेकिन समझो क्या सन और अपनी अर्थ है, इसके बीच में कोई मीडियम है या वैक्यूम है? वैक्यूम है। फिर भी क्या सन से लाइट अर्थ तक आ रही है? मतलब लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में। लाइट ट्रैवल कर रही है किसमें? वैक्यूम में। तो मतलब लाइट ट्रैवल कर सकती है। लाइट का मतलब कौन सा वेव? ई एम वेव। अभी आप थोड़ा सा समझ के चलो, बाकी ई एम वेव का एक पार्ट होती है लाइट। तो क्या लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में? तो मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए अभी इतने ऑब्स्टिकल लगे हो ना, तो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि उनके लिए ऑब्स्टिकल कोई मायने। समझ में आ रहा है? मोबाइल में जो नेटवर्क आ रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ई एम वेव। अभी और भी अपन स्टडी करेंगे ई एम वेव। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? चिपकाओ एक बार फटाफट। आज तुम्हारी क्लास लगेगी 2 घंटे की। किसी को कोई टास्क वास्क दे के आयोगे घर पे कि पोटा मारी उठा उंगली, ऐसा थोड़ी ना है। कोई दिक्कत। और तुम रे कि बहस से आओ, तुम्हें बाद में जाऊँगा हैं। अच्छा, तुमने कभी भैंस गाय नहीं चराई? ये लो, तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। वो जो आनंद आता है ना बारिश के टाइम चराने का, वो अलग ही होता है। हम पहले मतलब सब लोग चले जाते थे, फिर खाना पैक करके लेके जाते थे। अच्छा, वन सोमवार का नाम तो सुना होगा आपने? मज़ा आता है ना। अभी सावन आने वाला है, मैं आपको लेके चलूँगा कहीं रामा रिजोर्ट में ऐसे घुमाने। वहाँ वन सोमवार को लेंगे अपन। है ये देखो शुभम के तो है, मेरा काम ही सपने दिखाने का है बेटा। हैं या वाटर पार्क चलेंगे या पिंक स्क्वायर ऐसा कुछ? अच्छा, पिंक स्क्वायर में थोड़ी है, दिक्कत क्या है? अच्छा, अजमेर क्यों नहीं चल रहे थे? बिरला वाटर पार्क है ना अजमेर में, बड़ा वाला। बेटा समझ में आ रहा है ना? इधर आगे, इधर आयतिशिका की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 11वीं भी अच्छे से पढ़ी है। आपने 11वीं बहुत स्पेशल पढ़ी है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। 11वीं का ही पार्ट है। कुछ हुआ क्या इसमें, जैसे आवाज़ आई? अच्छा, इसकी आई। हाँ, जो मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा उसमें सीबीएसई का आप उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, यहाँ तक कि जेई मेंस और जेई एडवांस तक का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। नीट का तो आप रद्दी समझ के 1 मिनट में आंसर देंगे, अगर मैंने जो प्रॉपर स्टडी से आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई तो। वो मेरी मर्जी ना। एनसीईआरटी में अगर ख़त्म कराने लगो तो 2 दिन का लेक्चर है, और ऐसे ये 30 दिन का लेक्चर है। चिंता मत करो, बहुत बेसिक लेवल से अपन चल रहे हैं। अच्छा, अपने पास क्या आ गई? साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लेकिन ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत। बात एकदम समझ में आया कि नहीं आया भाई? अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी सी ईएम वेव की। किसकी चर्चा करते हैं? ईएम वेव आपको 11वीं में पढ़ाया जाता है रेडिएशन के टाइम, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ईएम वेव की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और ये उतार लिया बेटा। चलो,
ई एम वेव, बस मतलब ऐसे तो पूरा चैप्टर है आपके 12th क्लास में, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ आधा घंटे का चैप्टर है। कितने घंटे का? आधे घंटे का, वो पढ़ेंगे किसी ज़माने में। ई एम वेव देखो, यदि ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, समझो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा हाथ जा रहा है उधर, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंदर की तरफ क्या जा रहा है? इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो मैं चलने वाली डायरेक्शन है वो मेरी वेव वेलोसिटी को बताती है। किसको बताती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ई से इंडिकेट करते हैं, और जैसे यहाँ पे लग गया क्रॉस, क्या लग गया बेटा? क्रॉस लग गया ना, तो इधर की तरफ क्या हो गया अपने पास? मैग्नेटिक फील्ड। और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किससे? बी से। और ये किधर की तरफ चल रही है? आगे की तरफ। किधर की तरफ? थोड़ा सा इसको 3D में बना देता हूँ। ये अपना होता है x, y, और ये क्या होता है बेटा? z। क्या होता है? क्या बात है एकदम? अरे यस और नो? तो यहाँ देखो, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? b से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ये रही, दिख गई? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव दिख गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की वेव किधर है? z पे। किधर है बेटा? तो z पे ऐसे बननी चाहिए बाहर से, लेकिन अपन यहाँ बाहर तो बना नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ही बन जाए। तो ये वाली चीज़ तो किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सीधी खड़ी लाइन है, और जो ऐसी तिरछी लाइन है वो किसके लिए है? अरे बात क्लियर है ना? तो ये वाली जो बात कर रहे हैं अपन, ये तो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इधर अपनी क्या है? वेव वेलोसिटी v। क्या वो कौन सी वेलोसिटी? v। ये नॉर्मल आपको आना चाहिए कि भाई e और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और वेव वेलोसिटी ऐसे चलती है। ठीक, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्या हो गया? ई एम वेव। जो वेव वेलोसिटी होती है ई एम वेव की वैक्यूम में, किसमें बेटा? वैक्यूम, या अपन इसको बोल देते हैं लाइट वेलोसिटी, या ई एम वेव वेलोसिटी इन वैक्यूम, वो होती है बेटा c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो? अच्छा भाई, और आपने आइंस्टाइन ने कहा है कि इससे ज़्यादा कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कोई वेलोसिटी। भाई सोचो कि एक वेलोसिटी ऐसी है जिसको बिना मीडियम में भाग रही है, तो बिना मीडियम में भागने वाली वेलोसिटी ही सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है, ये उसने कहा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ई एम वेव के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ ई एम वेव। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ई एम वेव। यहाँ पे लिख देता हूँ, ई तो कौन सा फील्ड बेटा? इलेक्ट्रिक, और बी क्या है? मैग्नेटिक। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में तो आना चाहिए आप लोगों को? आ रहा है ना? मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई एम वेव। टाइप्स ऑफ, एक्चुअल में टाइप्स ऑफ ई एम वेव बताते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ई एम वेव स्पेक्ट्रम, या अपन लिख देते हैं ई एम वेव स्पेक्ट्रम। कि जो ई एम वेव आती है वो कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाती है? बेसिकली 8 टाइप्स में क्या होती है बेटा? डिवाइड होती है। इनके अलग अलग स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। पहला होती है रेडियो वेव। कौन सी वेव? दूसरी होती है माइक्रोवेव। माइक्रो को ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी पूरा लिख लूँ जरा, माइक्रोवेव। तीसरी होती है अपना इंफ्रारेड वेव, IR वेव, IR इंफ्रारेड। चौथी होती है अपनी विजिबल रेज। अगली होती है अपनी अल्ट्रावायलेट, नाम तो सुना होगा, अल्ट्रावायलेट है ना, पराबैंगनी किरणें हिंदी में। आगे बात करते हैं अपन, वो होती है एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक। कौन सी बेटा? देखो कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स अ टाइप ऑफ ई एम वेव, इट्स अ टाइप्स ऑफ रेडियो वेव। आप सभी वेव का यूज कर चुके हो अपने जीवन में, कुछ एक वेव को छोड़ के। रेडियो वेव, आप FM सुनते हो, FM सुनते हो, तो आपके FM में, अच्छा नहीं सुना कभी FM? किसने बोला नहीं सुना? सुना है ना? सुना है ना? हाँ, रेडियो वेव। पहले ज़माना इसका था, जब एक रेडियो चल जाता था गांव में, और वहाँ सब आस पास में बैठ के
विविध भारती सुनते थे, है ना। तो आज भी एफएम सुनते हैं, उसके लिए कौन सी वेव की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप एफएम सिग्नल तो पकड़ा देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किधर से आ रहा है, तो आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? माइक्रोवेव, आपने खाना वगैरह पकाते हो तो माइक्रोवेव ओवन, वहाँ से माइक्रोवेव निकलती है जिससे कि आपका खाना पकता है। आईआर, इंफ्रारेड, जो आपका रिमोट होता है टीवी का रिमोट, उसमें जो आगे लगा रहता है, और जो टीवी में जो ब्लैक ब्लैक सा लगा रहता है, वो एक तो होता है रिसीवर और एक होता है ट्रांसमीटर। तो अपना रिमोट तो ट्रांसमिट करता है और वो क्या करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसमें आईआर वेव्स ट्रांसमिट होती है। कौन सी? विजिबल रेज। अभी विजिबल रेज में आप देखो, जो दिखाई देती है, जो क्या करती है बेटा, दिखाई देती है, तो अपने को कितने कलर दिखाई देते हैं? 7। कितने दिखाई देते हैं? तो विजिबल रेज 7 कलर्स में डिवाइड होती है। विबग्योर नाम तो सुना होगा, हाँ। तो ये अपने को 7 कलर दिखाई देते हैं, और एक ईएम वेव का यही रीजन है जो अपने को दिखाई देता है, विजिबल रेज। कौन सी? विजिबल रेज। ये 7 कलर ही अपने को दिखाई देते हैं, और इन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा लाइट। सोचो, लाइट पढ़ाने के लिए आपको लाइट तक लेके आना पड़ा है पहले। बात क्लियर है कि नहीं है? कि भाई ये पढ़ना है अपने को। अब आपको पता है कि ये किसका पार्ट है, और ईएम वेव क्या क्या होती है, वो भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो लाइट तो आपको 10th क्लास में पढ़ाते वैसे भी पढ़ाया जा सकता था। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, अब ये है लाइट, इसमें क्या है? विबग्योर। अच्छा, थोड़ी सी अगली चर्चा कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट। कौन सी बेटा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता हो तो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, वहाँ से यूवी रेज आ रही है, जिससे अपना स्किन कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? आजकल कैंसर के पेशेंट ज़्यादा क्यों है? रीज़न यूवी रेज थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। उसके बाद में एक्सरे करवाया होगा, देखा होगा एक्सरे। अरे देखा है कि नहीं देखा? एक्सरे नहीं देखी होगी, एक्सरे करवाया होगा, क्योंकि एक्सरे दिखाई, सोचो क्या भगवान ने बनाया है। आईआर भी नहीं दिखाई देती, यूवी भी नहीं दिखाई देती, एक्सरे भी नहीं दिखाई देती, गामा रे। अगर आपको देखो, एक्सरे तो अपने बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर बना देती है, अरे बनाती है कि नहीं बनाती? गामा रेज उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है इसमें। ये क्या करती है कि जैसे पहाड़ वगैरह में अपने सोने चांदी छुपे रहते हैं ना, तो बाहर से बिना पहाड़ को खोदे अपन कैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसके लिए अपन कौन सी यूज़ करते हैं? गामा रेज। और सबसे खतरनाक कॉस्मिक। सबसे खतरनाक कौन सी? सनलाइट से 8 एक साथ निकलती है ईएम वेव। तो कॉस्मिक, गामा और एक्सरे, ये अपना जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे कॉस्मिक दूर होकर निकल जाती है। नहीं तो कॉस्मिक की एक जरा सी बूंद बहुत घातक हमला कर सकती है, लेकिन वो अपने यहाँ तक नहीं आती बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद में गामा और एक्सरे अपने आयन मंडल होता है, एक आइनोस्फेयर होता है। अच्छा, आइनोस्फेयर मतलब जानते हो ना, वहाँ पे आपके आयंस के रूप में आपकी गैस पाई जाती है, पार्टिकल पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इनको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? अर्थ तक आने नहीं देता, और यूवी रेज को ओजोन लेयर वापस भेज देती है। ठीक है। इसीलिए अपने को कौन सी मिलती है बेटा? आईआर भी मिलती है, माइक्रोवेव भी मिलती है, रेडियो वेव भी मिलती है, लेकिन ये अपन देख नहीं पाते, इसलिए अपने को फील नहीं होता, लेकिन ये देख पाते हैं। इस रीज़न को क्या कहा गया? क्या कहा गया बेटा? लाइट। और अपने को अब आगे पूरे के पूरे 15 से 20 दिन तक क्या ही पढ़ना है, बस बात एकदम। तो लाइट की डेफिनेशन आप क्या बनाओगे? लाइट इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव स्पेक्ट्रम दैट विजिबल टू अस। दैट विजिबल टू, समझ ही नहीं आया? आया कि नहीं आया? चिपकाओ। समझ में आएगा बेटा लाइट क्या होती है? नेचर का फिनोमिना देखो आप, एक ही रीज़न है जिसका ईएम वेव का आपको दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप मुझे और मैं आपको देख पा रहा हूँ और कलर डिफाइन कर पा रहे हैं।
तो अब एक बात सोचो, बल्ब जल रहा है तो अब ये कौन सी वेव ट्रांसफर कर रहा है? ईएम वेव्स। क्या ट्रांसफर कर रहा है? हाँ, मतलब जहाँ पे भी लाइट है क्या ट्रांसफर कर रही है? ईएम वेव्स। क्लियर है? बढ़े आगे। क्यों पलक, बारिश आ रही थी? मैं बादल बन जाऊं। कल तो भाई भयानक ही बादल बने हैं ना। इधर देखो, अरे समीर क्या हालचाल? ऐसे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बताओ, ऑप्टिक्स में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना, मज़ा आना चाहिए भाई। अभी तक तो ऑप्टिक्स स्टार्ट ही नहीं करी, पहले से मज़ा आ रहा है ना। तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन तो क्या होगी? इट इज़ अ बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। इट इज़ अ बेसिकली स्टडी ऑफ, और लाइट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईएम वेव दैट विजिबल टू। ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, light that part of EM wave spectrum, light that part of EM wave spectrum which is visible to us, which is visible to us। अरे क्लियर है क्या? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। उतार लिए? चलो भाई आगे की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मिटा दे इसको। देखो बेटा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कोई वेव है तो उसकी कितनी चीज़ें काम में आती है? 3, वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम। और टाइम के साथ साथ टाइम का इन्वर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा इनकी भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों होती है। तो यदि अपन इधर से इधर चलते हैं तो अपने लैम्बडा की वैल्यू तो होती है डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कॉस्मिक की, और सबसे कम रेडियो वेव। रेडियो वेव की बैंडविड्थ मतलब लैम्बडा ज़्यादा होगा और कॉस्मिक का कम होगा। लैम्बडा मतलब आप ये समझो लाइट की या वेव की मोटाई। क्या चीज़? वेव की मोटाई। सबसे ज़्यादा मोटी कौन सी है? और सबसे ज़्यादा पतली? कॉस्मिक। अब सोचो किसी चीज़ में घुसाना हो तो पतले को घुसाते हैं मोटे को? पतले को। पतले को यहाँ अपन साइंटिफिकली भाषा बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। कौन सी पावर? तो बताओ पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी घुसने की? रेडियो वेव की या कॉस्मिक की? आया की बात समझ में नहीं आई? आपको साथ के साथ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स भी बताते जा रहा हूँ। मतलब एक बात बताओ, ज़्यादा जल्दी कौन सी घुसेगी, एक्स रे या गामा रे? गामा रे। अरे यस और नो? अच्छा, अल्ट्रा वायलेट या एक्स रे? विजिबल रेज या यूवी रेज? अब मुझे बताओ, रेड और वायलेट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? वायलेट की। ये मैंने बिल्कुल एकदम सीरीज में लिखा है, वायलेट की। और सबसे कम? लैम्बडा। सबसे ज़्यादा किसका? और सबसे कम? क्या यही बात क्लियर हो जाती है? क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़ें जब मैं रेनबो पढ़ाऊँगा। अरे यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक बल्ब की चर्चा करते हैं। बल्ब इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट। अरे बल्ब एक क्या है? लाइट का सोर्स है। बहुत बढ़िया। क्या वो लाइट ट्रांसमिट करता है? यस। लाइट जनरेट करता है? यस। ओके। एक चीज और बता देता हूं आपको कि बेटा ये क्या था? विबग्योर। क्या था? विबग्योर।
तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, आप स्टैंडर्ड है कि इसकी आर की तो होती है 78 एंगस्ट्रॉन्ग, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, और इसकी होती है 3600 एंगस्ट्रॉन्ग। किसकी होती है ये तो रेड की और ये वायलेट की, रेड की और ये रेंज होती है, क्या होती है? अच्छा, सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी? अरे यस और नो? अच्छा, मैंने अभी आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, V = λf बताया था क्या? तो देखो, मैं अगर f को नीचे लिया हूँ तो लैम्डा की वैल्यू V अपॉन, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f, बढ़ाओगे तो लैम्डा की वैल्यू, साला यहाँ से भी समझ में आती है कि जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका f आया कि नहीं आया? चलो ये रेंज लिख लेना, मैं लिखवा, चलो लिख लो एज फटाफट। वैसे ऑप्टिक्स में कभी कभी 4 से 5 घंटे कंटिन्यू क्लास ले ली जाती है, कभी कभी। तुम्हारी नहीं लेंगे, जब तक तुमको आनंद आता रहेगा तब तक ही लेंगे, ठीक है? वैसे ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है क्योंकि आप डेली लाइफ में हर चीज़ देखते हो इसमें। तुम्हारी शक्ल कैसे दिखेगी, कैसे क्या होगा, सब पढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे, चलो आपको बता दें, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ना? तो जो इसको पढ़ लेगा और एक चैप्टर और पढ़ लेगा वो गारंटेड पास हो जाएगा है ना? इतना नंबर दे देता है ये आपको। तो फोकस ऑन इट। जो ये सोचता है ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो इधर फोकस करे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ना अपनी भावनाएं दबा के रखें। चलो भाई, अब देखो लाइट सोर्स की बात कर लेते हैं अपन। सिंपल किसकी बेटा? तो एक बल्ब लेता हूं मैं बेटा, क्या लेता हूं? एक। अब बल्ब से क्या निकलती है बेटा? लाइट। क्या निकलती है? ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई। अब ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कैसा लग रहा है? अटपटा सा लग रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है। ऐसे अपन रिप्रेजेंट लाइट को नहीं करते। इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुमने नहीं पढ़ा, समझ लेना। उसमें भी अपन इमेजिनरी लाइंस फ्लोट करते थे, ऐसे सीधी लाइन। वैसे ही इसमें करते हैं कि आपका बल्ब हुआ तो इधर से सपोज ये लाइट इधर से ट्रैवल हो रही है ना? ये क्या कर रही है बेटा? लाइट क्या हो रही है? ट्रैवल कर रही है। लाइट क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। तो ये पाथ ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया बेटा? पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट हो गया। तो इसी को अपन बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। रे नाम तो सुना होगा। रे। रे क्या होता है? पाथ ऑफ। पाथ ऑफ। अच्छा, ये वास्तविकता में है कि इट्स इमेजिनरी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस है। जैसे कि इस बल्ब से रोशनी निकल रही है, आपको पता है कि किधर से लाइन किधर से जा रही है? इट्स इमेजिनरी पार्ट। इट्स है। बात एकदम क्लियर है? झकास। समझ में आया कि नहीं आया? चिपकाओ। रे के लिए आप क्या लिख दोगे? इट इज द पाथ ऑफ कॉल्ड रे। हाँ, लाइट सोर्स। हाँ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? तेरे को भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। दिवेश, एक तोड़ के इसको दे दे। पहले क्या चश्मे के दोनों डंडे नहीं होती तो फिर ऐसे देखते थे लोग। आता है क्या बेबी? अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? क्या नाम? रिंकू। इधर सपना, इधर भारती, इधर पायल, दीपति, आयत, इसिका, सलोनी, दीक्षिता, पलक। है ना? एकदम सही है। और अंजलि नहीं आई है ना?
ऐसा लग रहा है सारे के सारे हीरोइंस यहीं आके बैठ गई है। सबका नाम मूवीज़ में यही होता है, सपना। अच्छा दीक्षिता अभी तक नहीं हुई कि बोलना पड़ेगा किसी को। अच्छा शुभम, ठीक है, कोई नया बच्चा? ये तो सारे पुराने पुराने हैं। अरे क्लियर है क्या? चलो। और इसमें क्या रुकना है यार? ये देख, तू इसमें भी रुकेगा? देख तू एक्टिव रहते कैसे, ऐसे ऐसे बैठ मत, आराम से ढंग से बैठ, ऐसे सहारा मत ले तू। बोल तेरे को अभी सहारे की जरूरत है, कल ना तू आगरा जाएगा। चलो भाई पीछे, ज़्यादा दांत नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर फिर समझ गए ना। चलो देखो बेटा, अपन अगली चर्चा करते हैं। ये क्या हो गई बेटा, अपने पास हो गया रे का काम हो गया। अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक है कलर विज़न। क्या है बेटा? ठीक है, कलर विजन। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है इसलिए मुझे टॉपिक तो देखने पड़ते हैं कि एक के बाद एक टॉपिक कौन सा आएगा। ठीक है, वैसे भी पढ़ सकते हैं लेकिन अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। कलर विजन किसकी बात करते हैं? अगर अभी आपको ये मेरा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू में कुछ डॉटेड भी दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ आप आसानी से उसको चेक कर सकते हो। तो ये किसकी वजह से हो रहा है और कलर किस रीज़न से दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो कलर विजन के बेसिकली दो रीज़न है। कितने हैं? दो। एक तो होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। ये किसके थ्रू होता है? बाय लाइट, बाय लाइट। और एक होता है रेडिएशन। क्या चीज बेटा? बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर। कैसे? दोनों का एग्जांपल बताता हूं। रिफ्लेक्शन कैसे कि जैसे अभी मेरे ऊपर एक वाइट लाइट रे गिर रही है, सन से वाइट लाइट रे आई। वाइट का मतलब होता है कि 7 कलर का कॉम्बिनेशन। वाइट कलर का मतलब क्या होता है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन। मतलब वाइट लाइट रे में कितने कलर है? 7। कितने कलर हैं? आप स्केल लगा के वाइट लाइट रे के सामने रख देना, आपको 7 कलर आराम से उसमें से नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्शन की। अभी आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे व्हाइट लाइट रे गिर रही है, मतलब कितने कलर गिर रहे हैं? 7। कितने कलर गिर रहे हैं? 7 कलर गिर रहे हैं। और यहाँ से 6 कलर तो वो एब्जॉर्व कर रही है, और जो यहाँ पे कलर आपको दिखाई दे रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? क्या सभी एटम से मिलकर बने होते हैं? अरे सारा जो भी एलिमेंट है, जब कुछ चीज़ें, अभी ये बोर्ड भी किससे मिलकर बना हुआ है? एटम। अभी इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये सारी की सारी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। व्हाइट वाला सब लाइट रे को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको 7 कलर दिखाई देगा, तो 7 कलर का कॉम्बो कौन सा है? अगर ब्लैक देखना हो तो सारे कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में वाइट कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों के दिनों में ब्लैक कपड़े पहनने। प्रोफेशनल आदमी ऐसा ही फॉलो करता है, लेकिन अपने जैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ज़माने में कोई सा भी कपड़ा पहन सकते हैं, है कि नहीं? बट लॉजिकल बात समझ में आए कि गर्मियों में वाइट क्यों और सर्दियों में ब्लैक क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक, तो आपको गर्मी ज़्यादा बनी रहेगी। अरे यस और नो? उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में आए कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वही आपको दिखाई देगा, बाकी वो सारे कलर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद में अगली चर्चा करते हैं किसकी? रेडिएशन की। किसकी चर्चा करते हैं? रेडिएशन में क्या होता है कि जैसे कि आप अंधेरे में चले गए, एकदम बढ़िया लाइट ही नहीं आ रही और अंधेरा कमरा है, डार्क रूम है। अब वहाँ पे आप कोई सी भी ड्रेस पहन के चले जाओ, क्या आपका उसका कलर दिखाई देगा? कोई कलर दिखाई नहीं देगा। मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लाइट है ही नहीं। अब वहाँ पे कौन सी चीज़ है जो आप देख सकते हो? फिर आपने एक आयरन की रोड ली और उसको क्या किया बेटा? गर्म किया बढ़िया, और वो आगे से मुंडा हो गया लाल लाल। कैसा हो गया? लाल लाल। अब आप उसको अंधेरे कमरे में ले गया, तो बताओ उसका मुंडा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सबको पता है दिखेगा। तो मतलब वहाँ से वो हीट की वजह से दिख रहा है। किसकी वजह से? तो हीट की वजह से दिख रहा है, मतलब वहाँ पे हो रहा है रेडिएशन। क्या हो रहा है? रेडिएशन। तो हीट की वजह से भी अपने को कलर दिखाई देता है। अगर आप पहले पहले गर्म करते हो तो इसके पीछे भी लॉजिक है, पहले पहले गर्म करते हो तो आपका लोहा कौन सा कलर लेता है? लाल।
कौन सा लेता है? फिर ज़्यादा गर्म करते हो तो उसके बाद में वो स्टेप बाय स्टेप कलर की फॉर्मेट में जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हो तो वो वाइट कलर का हो जाता है आपका लोहा। कौन से कलर का? डिस्कवरी पे इसको अच्छे से बताते हैं। कौन से कलर का हो जाता है? वाइट कलर का। वाइट कलर का मतलब वो कितने कलर अब ट्रांसमिट कर रहा है अपने को? 7। तो अगर अपन किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले इधर से चलते हैं, रेडियो वेव जनरेट करता है। कौन सी जनरेट करता है? रेडियो वेव के बाद में माइक्रोवेव, फिर और ज़्यादा गर्म करोगे तो IR, फिर आपने और ज़्यादा गर्म किया तो कौन सी? विजिबल रेस, विजिबल रीजन, फिर वो 7 कलर, फिर आपने और ज़्यादा गर्म किया तो कॉस्मिक, और ज़्यादा गर्म किया तो। इसीलिए कहते हैं कि जो कोयले की खदान वगैरह होती है वहाँ पे बहुत हार्मफुल होता है, वहाँ पे मास्क पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, मतलब जो कोयले की खदान होती है उतने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कि वहाँ से अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रेज निकलती रहती है, जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के लिए क्या है? हार्मफुल। इसीलिए कहते हैं नॉर्मल अगर 50 साल अपना जीवन है ना, तो जो वहाँ काम करते हैं उनका 20 साल ही जीवन है। रीज़न क्या? एक एक चीज़ समझ में आ रही है? लिंक कर पा रहे हो हर चीज़ को? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन किसका रिफ्लेक्शन होता है? अच्छा, जो कलर दिखता है उसी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब कलर को क्या करता है? एब्जॉर्ब। एक क्वेश्चन है, समझ में आया तो बढ़िया है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर बताओगे जब पूछूं तब। 2 मेरे पास बलून है, कितने बलून? एक तो है रेड और एक है ब्लू। रेड और इनके ऊपर लेजर लाइट डाली जाती है। कौन सी लाइट? लेजर लाइट। ले आई मेले में से आपने, है ना, लेजर लाइट, वो भी रेड कलर की। कौन सी कलर की? इसके ऊपर भी डाली आपने लेजर लाइट, और वो भी कौन से कलर की? रेड कलर की। पूछा गया कि बताओ ये पहला बलून और ये पहला बलून जल्दी फूटेगा कि दूसरा बलून जल्दी फूटेगा? विच बलून एक्सप्लोइड फर्स्ट? ऑप्शन दे देता हूं, आवाज मत करो। रेड, बी, ब्लू, सी, बोथ, डी, नन ऑफ दीज। सिंपल लॉजिक लगाओ। कलर कौन सा डाल रहे हो आप? रेड बलून आपको कब दिखाई दे रहा है? जब वो कितने कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? 7 को। और रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? रेड को। मतलब ये रेड कलर को लेना पसंद नहीं करता, तो लेजर लाइट कौन से कलर की? तो क्या ये इसको लेगा कि इसको भगा देगा? तो इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ब्लू के पास जाओ, ब्लू कहेगा कि मैं किसको लूँगा? मैं ब्लू को नहीं लूँगा और बाकी सब कलर को। तो ये रेड ब्लू को देता जाएगा, तो क्या ब्लू की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? अरे भाई एब्जॉर्ब कर रहा है तो बढ़ेगी घटेगी? अरे रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फूटने के चांसेस पहले किसके होंगे? तो सबसे पहले कौन सा फूटेगा? आंसर कंपटीशन क्लासों में छोटे से ट्रिक का आंसर। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन होता है और अपन कितना टफ बना लेते हैं, है कि नहीं है? ये आपको बताया भी जाता है प्रैक्टिकली करके। चिपकाओ। और गारंटी लिख के देता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा इस ऑप्टिक्स में। 100% स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना। तुमको अगर कोई मॉडर्न का पढ़ा दे, गोस्वामी कोई नया टीचर आया हो, अच्छा गोस्वामी का टीचर तो मोबाइल बताता है ना। व्हाट इज द रीजन मोबाइल हैज इन्वेंटेड? लिपति, अपन तो पहले तो ऑनलाइन के भरोसे बैठे थे, कई गोस्वामी के बच्चे ऑनलाइन के भरोसे बैठे थे हैं। और मेरी क्लास देखना, मैं भी तो ऑनलाइन लेता हूँ 2-2 घंटे की क्लासें। मजा है कोई 250 बच्चों में से एक बच्चा भी स्किप कर जाए और आंसर आते हैं फटाफट। लेकिन वो बच्चे थोड़े से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं।
तुम भी हो जाओ, क्योंकि आजकल तो ऑल आउट